Alright, what's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome to पढ़ले टेंटीज। और बहुत समय के बाद मेरा एक वीडियो चैनल के ऊपर आ रहा है और आई होप तुम लोगों को बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड, तुम्हारे इतने सारे मैसेजेस वगैरह आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ठीक है, अब जो सोशल के जो कुछ बचे हुए लेक्चर्स हैं वो मैं ले रहा हूँ। बाकी तुमको तुम्हारी उज्ज्वला मैडम ने बहुत सही तरीके से पढ़ाया, पर अभी जो लेक्चर्स हैं ये वाला और जो आगे वाले हैं इस टर्म के बचे हुए वो मैं ले रहा हूँ। तो तुमको बहुत एक्साइटेड हो जाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो वापस से तुम्हारे प्रणय वापस आ चुके हैं सोशल के अंदर, और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था, तो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर ऑल द लव। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैसेज कैसे कर सकते हैं भैया, रीच आउट कैसे कर सकते हो, तो तुम जाके मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो @कौन-प्रणय, तो वहां पर हम मिलेंगे। पर आज हम करने वाले मनी एंड क्रेडिट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है, जो हमारा बिल्कुल तकिया कलाम है कि हम बिल्कुल तेजी से और बिल्कुल सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। तो उसके पहले स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोग तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1,75,000 सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है, अभी हम कुछ 165 या 166 के पे हैं, तो ये 10,000 का जो बंप है ये तुमको अभी के अभी जल्दी से जल्दी लाना है। अगले 10 दिनों के अंदर अंदर तो हमको टारगेट करना है कि हम एक दिन में 1-2-3,000 सब्सक्राइबर जितने भी हो सके उतने ऐड करें। तो जितने दोस्तों को हो सकता है तुम शेयर करो, और ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि इस वीडियो को तो फॉर श्योर सब जगह शेयर करना ही करना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। पैसा पैसा पैसा, पैसे की बातें करने वाले। ठीक है, तो पैसे का ना हमको बहुत दिमाग में अच्छे से सूझ पड़ जाती है, क्योंकि हम बिल्कुल दिमाग से खेल रहे होते हैं, हमको बिल्कुल पैसा तो दिखता ही रहता है। ठीक है, किसी भी तरीके से पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेन्युइनली तुमको बताऊं चैप्टर हटा के भी तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि यार पैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो ऐसे ही है, ये वो हाथ का मैल है। पर एक्चुअली तुमको बताऊं तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, if not the most important part of the life, but for sure it is very 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 important। क्योंकि ये सिर्फ बोलने की बात होती है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर तुम लोग जब एक्चुअली देखोगे ना रियल लाइफ को एक्सपीरियंस करके, तो तुमको पता चलेगा कि भाई पैसे की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, जब हाथ में पैसा होता है ना, ऑब्वियस सी बात है उससे कुछ तुम्हारे उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाथ में पैसे होने वर्सेस नहीं होने में ज्यादा एडवांटेज तभी होगा जब तुम्हारे हाथ में पैसे हैं, क्योंकि जब हाथ में पैसा होता है तब कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए भाई पैसा कमाओ जीवन के अंदर, ठीक है, और कोई कमा रहा है तो उसको कमाने दो, किसी को रोको मत, और खुद जितना हो सकता है उतना पैसा कमाओ। ठीक है, तुम 10,000 कमाओ बहुत अच्छी बात है, 20,000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, जितने कमाने उतने कमाओ, क्योंकि पैसा जितना कमाया जाए उतना अच्छा है। पर एज ह्यूमन तुमको हमेशा ऐसे चिल रहना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा कि मेरे साथ चिल रहा हो, जैसा भी चिल रहना है वैसा रहो, बट सही रहा करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मनी एंड क्रेडिट की बात करते हैं। मनी क्या है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब मान लो कि तुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, गट्टू को कुछ चाहिए, तो गट्टू मुझसे कुछ लेना चाहता है और मैं गट्टू से कुछ लेना चाहता हूं, तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब मान लो कि गट्टू को ये बॉटल चाहिए, अब हमको कुछ तो मैं ऐसा तो नहीं कि कितना दानवीर को गट्टू को दे दो, जा बॉटल रख ले, तो ये बॉटल मुझे बहुत प्यारी है, वैसे चलो इस बॉटल को हम बेचेंगे नहीं, ठीक है, बॉटल ने मेरा बहुत साथ निभाया, तो मैं कुछ और चीज बेचने निकालता हूं। चलो ठीक है, मान लो कि माउस है, अब माउस बेच रहा हूं, अब मैं गट्टू इतना लाडला तो है नहीं मेरा कि उसको फ्री में दे दूं कि जा रख ले, मुझे कुछ तो चाहिए बदले में गट्टू से, तो मुझे कुछ तो बदले में अगर चाहिए, इसका मतलब मुझे कुछ तो एक्सचेंज करना पड़ेगा, और अगर कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा तो एक्सचेंज मतलब क्या होता है, तू मुझे कुछ दे मैं तुझे कुछ दूंगा। तो अगर मान लो कि मैंने ये माउस गट्टू को दिया, तो गट्टू को बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा, तो वो बदले में क्या देगा मुझे? वो बदले में दे सकता है पैसा, क्योंकि पैसा हर जगह एक स्टैंडर्डाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर्स डिफरेंट वैल्यूज। स्टोर्स डिफरेंट वैल्यूज का मतलब ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखो मेरे वॉलेट में मात्र 30 रुपए बचे हैं गाइस, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 20 रुपए का नोट है और 10 रुपए का नोट है, तो भाई है तो देखो दोनों पेपर ही, मैं तुमको आगे चल के बताऊंगा, पर ये वाला जो नोट है ये अलग वैल्यू स्टोर कर रहा है और ये वाला अलग वैल्यू स्टोर कर रहा है। ये 20 रुपए की वैल्यू स्टोर कर रहा है, मतलब बेसिकली इस नोट की वैल्यू 20 रुपए नहीं है, पर इसकी जो वर्थ है वो 20 रुपए। इसको कैसे समझाऊं मैं, चलो आगे चल के थोड़ा समझाऊंगा, बट जनरली दीज आर सीन एज पेपर मनी एंड कॉइन। तो पेपर मनी है, कॉइन है, देखता हूं मेरे पास कॉइन है कि नहीं है। ठीक है भाई, मेरे पास कॉइन तो है नहीं, पर पापा ने एक 2,000 का नोट दिया था, मुझे बोला था कि ये सिक्योरिटी के लिए रखना हमेशा अपने वॉलेट के अंदर, और तुम लोग भी रख लिया करो ऐसा 500 या 1000 का तो आता नहीं है, ठीक है, RIP 1000 का नोट, पर ऐसा कोई एक नोट रख लिया करो, ताकि सिक्योरिटी में मान लो किसी भी इमरजेंसी में काम है उसको खर्च मत किया करो। बाकी कॉइन वॉइन मेरे पास नहीं है, ठीक है, पिगी बैंक मेरे सारे गायब हो चुके हैं, बट एनीवेज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गई। चलो, मनी एज अ मीडियम एक्सचेंज। अब मनी को थोड़े और हम थोड़ा चर्चा में देखते हो, तो मान लो कि पैसा नहीं है, एक बार के लिए मान लो कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको, मान लो कि हम क्या करते हैं, कुरकुरे लेने जाते हैं, तो ये नोट दिया और उसके बदले में कुरकुरे मिल गए। ठीक है, मान लो कि बड़े वाले कुरकुरे चाहिए, हम सिर्फ कुरकुरे खाएंगे आज, ठीक है, तो ये नोट दिया और बड़े वाले कुरकुरे मिल गए। मान लो कि कुरकुरे की पूरी खदान चाहिए, तो ये नोट दिया और पूरी खदान मिल गई। तो अभी क्या है कि मान लो अभी हमने पैसे को दिया और कुछ लिया, अब लेट से कि हमारे पास पैसा है ही नहीं, मतलब हमारे पास पैसा नहीं कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा मतलब पैसे से कोई कंसेप्ट है ही नहीं लाइफ में, ठीक है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मनी। तो उस केस में क्या होगा, मान लो कि मैं एक जूता बनाने वाला इंसान हूं, आई एम अ शू मैन्युफैक्चरर। अब मुझे अपना जूता किसी को बेचना, ऑब्वियस बात है कि मैं अब जूते बना के करूंगा क्या, मान लो 10 जूते मैं खुद तो यूज करने ना लो, मैं तो खुद एक जूता यूज करूंगा, तो 10 जूते बना के क्या करूंगा, तो वो 10 जूते ऑब्वियस बात है मुझे
चीज के एक्सचेंज, मतलब उसके, मुझे सिर्फ जूता बनाना आता है, ठीक है, मुझे क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ जूता बनाना आता है, तो अगर मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा ना जिसको जूते की जरूरत है। अब मान लो कि जिसके पास में 10 जूते ऑलरेडी है, अब मैं जाके उसको एक और जूता दे दूं तो वो जूते मार के भगाएगा मुझे, ठीक है। अब मुझे जूते खाना नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाऊंगा जिसको जूतों की जरूरत है, मतलब खाने के नहीं, जूते पहनने की जरूरत है ठीक है। तो उसके बदले में मुझे, मान लो कि मैं किसी के पास जाऊं, तो लेट्स से मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे कि मान लो मैं शू मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे जो है वीट चाहिए। अब मेरे पास खेत तो है नहीं, तो मैं वीट खुद तो उगा नहीं सकता हूं, पर मुझे अपने घर में अपने बीवी बच्चों को, अपने पेरेंट्स को खिलाने के लिए, मेरी शादी नहीं हुई बट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, तो वीट वगैरह खिलाने, मतलब वीट तो जैसे रोटी खिलानी है तो उसके लिए वीट चाहिए। अब मेरे पास खेत तो है नहीं ना, मुझे वीट उगाना आता है, मुझे क्या आता है, सिर्फ जूते बनाना आता है, तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको वीट उगाना आता हो पर उसके पास जूते नहीं हो, है ना। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, मतलब तुम खुद सोचो, इतनी देर बोलते बोलते कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मतलब कि पहले अगर मुझे आटा चाहिए तो मुझे आटा बनाने वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको जूतों की जरूरत है, क्योंकि अगर उसको जूतों की जरूरत नहीं है तो वो जूते क्यों लेगा मुझसे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कोइंसिडेंस मतलब क्या होता है, इत्तेफाक। डबल मतलब कि दो तरफा इत्तेफाक, ऑफ वांट्स यानी कि चाहत, वांट्स को क्या बोलेंगे हम, ठीक है, जरूरत, ऐसा बोल सकते हो। तो डबल को मतलब कि दो तरफा इत्तेफाक होना चाहिए जरूरत का। क्या शायराना अंदाज में बोल दिया मैंने, ठीक है। तो मान लो कि मैं जूता बना रहा हूं और मान लो मुझे अब चावल चाहिए, तो मुझे चावल बनाने वाला वही व्यक्ति चाहिए होगा जिसको जूतों की जरूरत है, वरना वो चावल क्यों देगा मुझे। तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। मान लो कि अगर मेरे पूरे शहर में सबके पास जूता है तो मैं तो बेचारा भूखा ही रह जाऊंगा, जूते ही खाने पड़ेंगे फिर मुझे दिन रात, ठीक है चलो एनी चीज। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब कि बार्टर मतलब क्या होता है कि हम एक्चुअली आपको पैसे नहीं देंगे, हम क्या देंगे कि आपको किसी एक चीज के बदले कुछ और चीज दे देंगे। जैसे कि मैंने, अब ये वॉलेट तो दूंगा नहीं मैं अगेन, पर मान लो कि वॉलेट के बदले मैंने आपको वॉलेट बेचा तो उसके बदले में आपने मुझे बॉटल दे दी, इस टाइप की कोई चीज होगी, ठीक है। बार्टर इज अ मीडियम इन विच गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली विदाउट अ कॉमन यूनिट। मतलब कोई कॉमन यूनिट नहीं है बट ये एक्सचेंज डायरेक्टली एक्सचेंज हो रहा है। मतलब हमने एक खुद ने नेगोशिएट कर लिया कि यार एक जूते के बदले मैं तुझको एक बोरा दूंगा गेहूं का, पर मैंने बोला कि नहीं, मैं एक जूते के बदले 2 बोरे लूंगा, वो बोला नहीं मैं नहीं दूंगा। तो ये थोड़ा एक्सचेंज होता है, नेगोशिएशन होता है, तो उस टाइप से होता है, ठीक है। वाई ट्रांजेक्शंस वर मेड इन मनी, तो ट्रांजेक्शंस को हमने मनी में, फिर अब मनी की जरूरत पड़ गई, ऑब्वियस बात है, क्यों जरूरत पड़ गई कि हमको कुछ ऐसी चीज चाहिए थी। देखो हमने क्या देखा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो उस एक्सचेंज को एनहेंस करने के लिए हमको ऐसी चीज चाहिए थी जो कि यूनिवर्सल हो। भाई मैं जूता बना रहा हूं तो जूता यूनिवर्सल तो है नहीं, किसी और को जरूरत पड़ेगी, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, पर कुछ ऐसी चीज हो जिसकी जरूरत सबको है, वो क्या है भाई, पैसा, ठीक है। तो हमने एक ऐसी चीज बनाई, एक ऐसा इंटरमीडिएट बनाया, मनी वर्क्स एज एन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब जो कि बीच में आता है, ठीक है। तो हमने एक ऐसी चीज बनाई जो कि बीच में आके हमारे काम को आसान कर पाए। इट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर गुड्स एज वेल एज फॉर सर्विसेज। सर्विसेज कैसे होगी, जैसे कि लेट से कि तुमको वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, तो वेबसाइट कोई गुड्स तो है नहीं, मतलब तुम्हारे पास में एक्चुअली कुछ आता है पर वो एक सर्विस है, ठीक है। लेट से कि तुमको हेयर कट करवाना, तो हेयर कट क्या है, उसमें तुमको ऐसा तो नहीं कि कोई बाल दे रहा है, वो काट रहे हैं तुम्हारे बाल, ठीक है, तो वो एक सर्विस है। तो उस सर्विस के बदले तुमने उनको पैसे दिए 50, ठीक है। अगर तुम कहीं गली में करवा रहे हो तो 20-30 रुपए में हो जाता है, कहीं बहुत अच्छे सैलून में करवा रहे हो तो 500 रुपए भी लग जाता है, ठीक है। बाकी जो लड़कियां हेयर कट करवाते हैं, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं या फिर मेरी जो सिस्टर है वो भी जब ऐसे बाल कटवा के आता है तो ऑनेस्टली बताऊं सारे लड़कों को ये लगता है कि कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो कितने भी 500-1000 रुपए का हेयर कट हो जाता है, लड़कियों की हेयर कट में ज्यादा चेंजेस समझ में हमको तो नहीं आते एटलीस्ट, ठीक है। बाकी किसी को आता तो अलग बात है, बट मैं अपनी बात बता रहा हूं और जितने लोगों मैं जानता हूं उनकी बात बता रहा हूं, ठीक है। चलो ये बात हमको करनी नहीं थी पर कोई बात नहीं, हम थोड़ा इधर उधर भटक जाते हैं, और इधर उधर भटकने का कारण ये कि तुमको इसीलिए ही मुझसे इतना प्यार है, या मुझे भी तुमसे इसलिए इतना प्यार है क्योंकि हम थोड़ी है ना आसपास की बातें भी कर लेते हैं। हमको ऐसा नहीं है कि यार बैठ के बस लेक्चर ही देखना है, ठीक है, थोड़ा बहुत चिल होना चाहिए जीवन के अंदर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं, मतलब आज से हजारों साल पहले की बात करते हैं। तब क्या होता था, ग्रेन्स और कैटल्स वर यूज्ड एज मनी। ग्रेन्स मतलब कि वो जो जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये सारे ग्रेन्स हैं, तो इनको हम एज मनी यूज करते थे कि इसके बदले कुछ दे दो, ठीक है। जैसे होता है ना जूते दे दो पैसे ले लो, तो वैसे ग्रेन्स दे दो कैटल्स ले लो, या ग्रेन्स दे दो जूता ले लो, या ग्रेन्स दे दो कपड़ा ले लो, ठीक है। कैटल्स भी हो सकता है, कैटल्स मतलब कि भेड़ बकरियां हो गई, गाय हो गई, तो मैं अपनी एक गाय तुझे दे दूंगा, उसके बदले में तू मुझे 10 बकरियां दे दे, ठीक है। अब मुझे रेट नहीं पता, मतलब मुझे ये नहीं पता कि एक्सचेंज कैसे होता था, बट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। फिर मिडिवल पीरियड मतलब बीच का जो टाइम था, जो कुछ सालों पहले था, तब तक क्या हुआ, जैसे कि जब थोड़ा राज होने लग गया, ठीक है, जब शासन मोनार्की हो गई, अलग अलग राजा आकर रहते, तो वो क्या करते थे, मेटालिक कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, इन सबको बनाते थे, ठीक है। तो जब मुगल्स का टाइम था तो मुगल्स के अलग कॉइन होते थे, उसके पहले जब दूसरे राजाओं का टाइम था तो उनके अलग कॉइन होते थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक अलग मोड ऑफ एक्सचेंज था। फिर मॉडर्न पीरियड, अभी के टाइम पे हम पेपर मनी और कॉइन्स को यूज करते हैं, जैसे कि ये है पेपर मनी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, अब आज के दौर में हम किन फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में चर्चा करते हैं वो देख लेते हैं। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या हमारे पास में, एक तो हो गया करेंसी, जो कि एक्चुअल एक्सचेंज रेगुलर में मतलब रेगुलर एक्सचेंज में प्रैक्टिस होता है, जैसे कि 10 रुपए। अब भाई 10 रुपए के दिन मतलब कितने हजारों करोड़ों रोज ट्रांजेक्शन होते होंगे, 20 रुपए के, ठीक है। 2000 का नोट तो आजकल दिखता नहीं है इतना, बट एनीवेज ये है, ठीक है।
ठीक है। तो पहला हो गया पेपर कॉइन्स, दूसरा हो गया कॉइन्स। अब कॉइन्स तो तुमको पता ही होगा, हम टॉस करते हैं कॉइन्स से, ठीक है। और जो हम जब छोटे छोटे होते हैं तो कॉइन्स से टॉस नहीं करते हैं, हम वो टाइल से टॉस करते हैं, ठीक है। तो एक साइड होती है चिकनी वाली, एक साइड होती है खुरदुरी वाली, तो हम ऐसे उछाल के देखते हैं और फिर चिकना बोलते हैं, खुरदुरा बोलते हैं, ओहो नॉस्टैल्जिया होगा। या फिर वो जो पाउच होते हैं ठीक है, छोटे छोटे पाउच होते हैं, तो एक साइड उसमें हिंदी में लिखा होता है, एक साइड इंग्लिश में लिखा होता है, तो हम उसको उछालते हैं, फिर हिंदी इंग्लिश करते रहते हैं, ठीक है। फिर कई बार वो उड़ के कहीं और ही चले जाता है, ठीक है। तो ये सब खैर कोई बात नहीं दूसरा हो गया डिपॉजिट्स और चेक। तो ये बैंक्स से रिलेटेड हो गया, डिपॉजिट्स और चेक। जैसे कि अभी आज ही मैं एक चेक बुक आज ही मैं एक चेक क्लियर करवा के आया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा याद आ गया कि हाँ मैं बैंक में गया था, तो बेसिकली उस चेक के बदले मुझे कैश मिल गया था। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। ओके, व्हाई मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि हमने क्यों मान लिया, चलो मैं क्यों मानूं, तुमने 10 रुपए मुझे दे दी, मैं क्यों मानूं कि इसकी वैल्यू 10 रुपए, ठीक है। मैं क्यों मानूं, मैं तुम कौन होते हो मुझे 10 रुपए देने वाले, ठीक है। या फिर तुमने तो मुझे दे दिया, पर अब मैं क्यों मानूं कि 10 रुपए ही है, ठीक है तो पेपर ही ना, तुम देखो तो एनीवे है तो पेपर ही, ठीक है। पर इसकी वैल्यू 10 रुपए, मैं ऐसा क्यों मान लूं, तुमने बोल दिया इसलिए मान लूं कि 10 रुपए, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, ये सरकार ने बोला कि बेटा ये 10 रुपए ही है, ठीक है। तुझे मानना ही नहीं मान, मत मान, इस पे 10 रुपए है तो ये 10 रुपए ही है, ठीक है। अब देखो मैं तुमको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, एक बहुत सही चीज बताता हूं, ठीक है। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब बेसिकली जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे हमको पैसे इशू करती है। अब जैसे 20 रुपए है, ठीक है, अब ये 2000 रुपए भी है। अब तुम देखो तो इनमें कितना फर्क है ना भाई, 20 का 10 गुना 200 होता है, 20 का 100 गुना 2000 होता है, तो ऐसे 100 नोट, मतलब कि ये इकलौता एक नोट, ठीक है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो पेपर वाइज तो कोई फर्क नहीं है, पेपर तो वही लगा हुआ है, ठीक है। पहले कितना र्यूमर चला था कि इसके अंदर चिप होगी, वो होगी, कुछ भी नहीं, सब बकवास है, ठीक है सब पेपर ही, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है। पर इसकी वैल्यू सिर्फ 20 रुपए और इसकी वैल्यू 2000, ऐसा क्यों? सिर्फ यहां पर प्रिंट करता 2000, इसका मतलब ये कि इसकी वैल्यू 2000 हो गई, या इसका मतलब मैं इसके बदले 2000 रुपए वर्थ की चीजें ले सकता हूं, और इसमें सिर्फ 20 लिखा इसलिए ऐसा 20 का हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। मतलब मान लो कि मैं रैंडमली यहां पर आगे 10 और लगा दो, 1 2 0 और लगा दो, तो क्या 2000 मान लेंगे उसको? ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली इस नोट की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। यहां पर जो एक स्टेटमेंट लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है, मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और दिस इज साइंड बाय द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके नीचे लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 2000 रुपीज। इसका मतलब ये अगेन इट इज साइंड बाय द गवर्नर, इसके नीचे सिग्नेचर्स हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, और नीचे सील भी लगी हुई है। तो बेसिकली इस नोट की वैल्यू नहीं है, इस वचन की वैल्यू है, इस प्रॉमिस की वैल्यू है जो हमको गवर्नर ऑफ आरबीआई ने दिया है, ठीक है। इस नोट का मतलब ये है कि अगर ये नोट मेरे पास है, इसका मतलब ये है कि ये नोट, ये जो पीस ऑफ पेपर है, ये जिसके भी पास हो, गवर्नर ऑफ आरबीआई उस व्यक्ति को ये प्रॉमिस कर रहे हैं, धारक यानी कि बियरर, यानी कि जिसके पास है, अभी मैं इस नोट का बियरर, किसी और को दे दूंगा तो वो इस नोट का बियरर हो जाएगा, तो धारक को वो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि मेरा वादा है, ये मेरा वचन है कि इस पेपर के बदले तुम्हें 2000 रुपए, मतलब इस पेपर के रूप में मैं तुमको 2000 रुपए दे रहा हूं। तो तुम सोच रहे हो भाई आरबीआई गवर्नर की कितनी पावर है, उनके एक सिग्नेचर से ये चल रहा है, ठीक है तो वैसे तो हमको नाम याद होता नहीं, अब तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स बताओ कि क्या नाम है, क्योंकि तुम दिन भर नोट्स का एक्सचेंज करते हो, पर हमको ये नाम ही नहीं पता होता कि गवर्नर, क्योंकि हम नोट देखते नहीं, हम अब नोट लेने के बाद नंबर रीड करें तो बैठते हैं, हमको बस दिख जाता है कि 10 का है, दूर से दिख जाता है कलर की 20 का, ये 2000 का, ठीक है। पर इस वर्ड की वैल्यू मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूं, तुम समझ रहे हो ना, पेपर की एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं है। तुम देखो तो क्या ही ऐसा थोड़ी कि ये भारी है, ये हल्का, तो ये 20 रुपए में बनाए 10 रुपए, भाई इन सब की वैल्यू 1 2 रुपए होगी। कई बार तो ऐसा होता है कि जो 2000 का नोट है ये किसी कॉइन से भी सस्ता बन गया, मतलब 10 या 20 का कॉइन बनने में हो सकता है कि ज्यादा पैसा लगता हो एज कंपेयर टू दिस नोट। पर इस नोट की वैल्यू क्यों है? क्योंकि गवर्नर ने हमको लिखित में ये प्रॉमिस किया है, मतलब ये उनका वचन है, ये उनके वर्ड की वैल्यू है, ठीक है। ये उन्होंने वचन दिया है, जैसे कि वो जो गवर्नर ऑफ आरबीआई है, सॉरी गवर्नर ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है, वो उन्होंने ये वचन दे दिया कि भाई तेरे पास अगर ये नोट है, इसका मतलब कि मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि तेरे पास में 2000 रुपए हैं, ठीक है। अगर तेरे पास में ये वाला पीस ऑफ पेपर है, तो मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि ये अगर तेरे पास नोट है तो मतलब तेरे पास में 10 रुपए हैं। तो ये तो बेसिकली नोट ही है एक, पर इसकी वैल्यू जो है वो गवर्नर ऑफ इंडिया के वचन से आती है। बहुत ही बढ़िया, क्या मजा आया है सुनने में। चलो अब देखते हैं मॉडर्न फॉर्म्स। मॉडर्न हो गया चेक और क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ये सब चीजें पहले नहीं होती थी। चेक क्या होता है? चेक बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर होता है, अगेन इट इज अ पीस ऑफ पेपर, पर इसमें क्या होता है कि चेक के ऊपर मैं नाम लिखता हूं कि मुझे किसको पैसे देना और कितने पैसे देना, और मैं अपने सिग्नेचर करता हूं, तो वो एक एज अ प्रॉमिस बन गया। जैसे कि ये एज अ प्रॉमिस था ना कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो सिमिलरली चेक के ऊपर भी हमें सिग्नेचर करते हैं कि आई
पे दिस मतलब तुम अगर चेक को पूरी तरीके से रीड करोगे, मैं चेक तो दिखा नहीं सकता क्योंकि उस पर अकाउंट नंबर सारी डिटेल्स होती है, पर अगर तुम चेक देखोगे इंटरनेट पर डाल के तो बेसिकली चेक क्या होता है, उस पर लिखा होता है कि आई पे दिस सम आई पे दिस पर्टिकुलर पर्सन दिस अमाउंट ऑफ रुपीज। तो मैं सिग्नेचर करना मतलब मेरे साइन के साथ में मैं ये बोल रहा हूं कि मैं इस व्यक्ति को इतने पैसे देने का वो देता हूं, ठीक है, ये मेरा वर्ड है कि मैं इतने पैसे दूंगा। तो जब वो चेक जाके बैंक में लगाता है तो बैंक क्या करता है, बैंक उस चेक को देखता है पहले, ठीक है, उसको पढ़ता है, फिर उसके बाद में सिग्नेचर देखता है, सिग्नेचर वेरीफाई करता है कि भाई ये जो साइन की है उसी व्यक्ति ने किया नहीं की। मान लो कि मैं गट्टू को 2000 रुपए का चेक दे रहा हूं, तो मैं ऊपर लिखूंगा गट्टू, अब गट्टू का सरनेम जो भी होगा, गट्टू पहलवान या जो भी होगा गट्टू का, और नीचे लिखूंगा 2000 ओनली, और यहाँ पे भी लिखूंगा 2000 और फिर मैं अपनी सिग्नेचर कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं अपनी सिग्नेचर कर दी तो इसका मतलब कि मैं ये साइन करके दे रहा हूं कि मैं ये 2000 रुपए तुझे दूंगा, ठीक है। अब एक्चुअली मैंने उसको पैसे नहीं दिया, अब जब वो चेक लेके बैंक में जाएगा, अब बैंक में उसने चेक प्रेजेंट किया तो बैंक वाले ने चेक लिया, अब उसने देखा कि अच्छा प्रणय चौहान ने गट्टू को ये प्रॉमिस किया है कि मैं उसे 2000 रुपए दूंगा। फिर उन्होंने सिग्नेचर देखे कि क्या ये सच्ची में प्रणय चौहान ने किया है, फिर इसने चेकबुक चिरा के खुद ही सिग्नेचर कर दी, तो साइन मैच करेंगे। उन्होंने साइन मैच कर ली, उन्होंने सब कुछ वेरीफाई कर लिया, तो उन्होंने कहा हाँ बेटा ये बात तो बिल्कुल सही है। तो वो क्या करेंगे कि उस नोट को रखेंगे और उसके बदले गट्टू के मेरे अकाउंट से 2000 रुपए निकाल के गट्टू के अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो मेरे अकाउंट से 2000 निकल जाएंगे और गट्टू के अकाउंट में डल जाएंगे, मतलब तब मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटे, मतलब जब मैं चेक साइन करके दे रहा हूं तब पैसे नहीं कट रहे, जब तुमने वो चेक को एक्चुअली बैंक में प्रेजेंट किया तब पैसे कट रहे मेरे अकाउंट में से, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एक हो गया। फिर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड तो ये सब तुमको बताइए। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड बेसिकली ऐसा कार्ड होता है जिसमें तुमको एक लिमिट दी जाती है कि तुम 1 लाख या 2 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो, ठीक है। और जितना भी तुम खर्च करते हो एक महीने में उसका बिल तुमको बाद में भरना, मतलब अभी जो मैंने खर्चा किया, मान लो कि मेरे पास में 1 लाख की लिमिट है और उसमें से मैंने 10,000 रुपए खर्च कर दिए, तो अगले महीने इसका बिल जनरेट होगा कि तुमने पिछले महीने में क्या क्या खर्चा किया है, ठीक है, कहां तुमने सारा का सारा जो है अपने पूरे शौक पूरे किए, तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा 2000 मैंने यहां दिया, 3000 यहां दिया, ऐसा करके मैंने 10,000 रुपए का खर्चा किया, तो 10,000 रुपए मुझे बाद में देना है। तो बेसिकली इसको मतलब क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन है, ठीक है, एक तरह का लोन है कि मेरे पास में अगर क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 2 लाख रुपए है, तो मेरे पास में एक तरीके का 2 लाख रुपए का लोन है जिसको मैं चाहूं तो यूज कर सकता हूं, नहीं चाहूं तो कोई दिक्कत नहीं। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड इज एक्चुअली कि जब भी तुम डेबिट कार्ड यूज करते हो तो तुम्हारे अकाउंट से पैसा कट जाता है, ठीक है। मान लो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए और मैंने 2,000 रुपए का कुछ भी ट्रांजेक्शन किया तो मेरे अकाउंट से कट चुका है, ठीक है, तो ऑलरेडी उस व्यक्ति के पास चले गया और मेरे अकाउंट से भी कट गया, तो अब कोई लेना देना नहीं है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि वो मेरे अकाउंट से नहीं कट रहा है, मुझे बाद में पैसे देने, तो मुझे एक 40-50 दिन की विंडो मिल जाती है, ठीक है, कि मैं 40 दिन तक 50 दिन तक उसका कोई भी पेमेंट कर सकता हूं, जबकि डेबिट कार्ड में इंस्टेंटली मेरे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब ये डिपॉजिशन ऑफ मनी इन बैंक, जैसे कि आज ही मैं कुछ पैसे डिपॉजिट भी करके आऊं और कुछ विड्रॉ भी करके आऊं, तो मुझे अभी भी याद आ रहा है, ठीक है। पीपल डिपॉजिट मनी इन बैंक्स एंड प्रोवाइड इंटरेस्ट एंड बैंक प्रोवाइड्स इंटरेस्ट इन द डिपॉजिटेड अमाउंट। लेट्स से कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख में राउंड फिगर में ले रहा हूं ताकि इजीली समझ में आए। अब कई बैंक हमको अलग अलग बैंक, जैसे कि कुछ बैंक 4%, कुछ बैंक 5% ऐसा इंटरेस्ट देती है कि तुम हमारे बैंक में पैसे रखो और हम तुमको उसके बदले इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। मतलब मैं क्यों दूं ना बैंक को पैसे, मैं अपने घर में ना रख लूं पैसे, मैं अगर तुमको पैसे दे रहा हूं अपने, तो तुमको कुछ तो फायदा करना पड़ेगा मेरा। तो बैंक बोलते कि एक काम करो, तुम हमारे बैंक में पैसे रख दो, हम तुमको उसके बदले 4% इंटरेस्ट देंगे। 4% मतलब कि एनुअली 4%। तो लेट्स से कि मेरे पास में 1 लाख रुपए मैंने अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। लेट्स से मैंने ये तुमको है ना भाई, इतने मैं डीप में ज्यादा इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, बट तुमको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स से कि 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है, ठीक है, 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में, जिसपे मुझे 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है एनुअली। इंटरेस्ट हमेशा एनुअली कैलकुलेट होता है, तो इसका मतलब 1 लाख का 4% क्या हो जाएगा? 1 लाख का 4% क्या हो जाएगा? 40,000, 40% हो गया, और उसका और हाफ कर दूंगा तो मतलब उसका और 1/10 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 4,000 रुपए। तो मतलब कि मुझे 4,000 रुपए ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से। मतलब कि अगर मैं 1 लाख रुपए बैंक को देता हूं तो बैंक मुझे वो 1 लाख तो मेरे हैं ही हैं, पर वो उनके बैंक में रखने के लिए मुझे इंटरेस्ट देगा, ठीक है। कितना देगा? 4,000 रुपए का। तो मुझे साल भर में 4,000 रुपए का मुनाफा बैंक देगा। अब वो साल भर में कैसे देगा? हो सकता है क्वार्टरली दे दे, मतलब जैसे कि अगर 3 क्वार्टर है तो 4,000 को 3 में डिवाइड करके दे दे, या फिर कुछ बैंक मंथली भी दे सकते हैं, तो जैसे कि 4,000 को 12 में डिवाइड करके दे दे, या फिर जैसा भी तुम सेट करो बैंक के साथ में, तो वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि पीपल कैन विड्रॉ द मनी एज द रिक्वायर्ड। तो बेसिकली लोग बैंक में पैसा इसलिए रखते हैं क्योंकि वहां पे वो सेफ होता है। घर में चोरी हो सकती है, बैंक में तुम्हारे जब अकाउंट में पैसा है तो वो एक्चुअली तुम्हारे पास कैश के फॉर्म में नहीं, वो तुम्हारे पास में अब मोबाइल ऐप है, तो मोबाइल ऐप में किसी केस में हम जैसे मान लो कि ट्रांजेक्शन होता है, तो जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो जैसे मान लो किसी की सैलरी आ रही है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए तुमको नगद नहीं दी जा रहे, 1 लाख रुपए उस कंपनी के अकाउंट से तुम्हारे कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो एक्चुअली कोई ऐसा कैश एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो सेफ बहुत रहता है, सिक्योरिटी बहुत रहती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट। अच्छा, एक चीज होती है डिमांड, चलो डिमांड डिपॉजिट बता देता हूं। डिमांड डिपॉजिट हालांकि तुमको यहाँ पर देखा, डिपॉजिट्स इन द बैंक दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, मतलब कि हम बैंक में कुछ ऐसा डिपॉजिट करते हैं जिसको हम कभी भी डिमांड में विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये सेविंग्स अकाउंट से डिफरेंट कैसे कि मैं जैसे कि मान लो मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए और मैंने 1 लाख रुपए का डिमांड डिपॉजिट बना लिया, तो उस 1 लाख को मैं कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं। हालांकि ये सारे अलग अलग मेथड्स है, ठीक है। तुम्हारे पास में ऑप्शन बहुत सारे, तुम चाहो यूपीआई कर दो, आजकल तो बहुत हो गया भाई, यूपीआई हो गया, क्यूआर कोड हो गया, पेटीएम, भीम, ये वो दुनिया भर की सारी चीजें हो गई, ठीक है।
तो ये चीज़ तो हालांकि ज़्यादा अपडेटेड हमारे कोर्स में जैसे जैसे होगी तो समझ में आएगा, बट चूंकि ये चैप्टर बहुत रिलेटेबल है तो तुम समझ पाते हो। डिमांड डिपॉजिट शेयर एसेंशियल फीचर ऑफ इकोनॉमी, डिमांड डिपॉजिट इज एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मींस ऑफ पेमेंट अलोंग करेंसी। ठीक है, ये चीज़ मैं तुमको बताता हूँ। अच्छा, एक होता है डिमांड ड्राफ्ट, तुमने सुना होगा डिमांड ड्राफ्ट, डीडी। तो डीडी, अच्छा पहले चेक बता देता हूं। तो चेक क्या होता है? चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्शन, पेपर इंस्ट्रक्टिंग बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम अ पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हिज। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं जो चेक लिखता हूं उस चेक का, जो मैंने तुमको बताया था ना, तो बेसिकली चेक का मतलब क्या हो कि मैं बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के इसे पैसे निकाल के इसे पैसे, या फिर मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के इस व्यक्ति को दे दो, जैसा ये बोल रहा है। ठीक है, उसको बैंक में चाहिए, कैश चाहिए, जैसे उसकी इच्छा, वो मेरे ऊपर भी डिपेंड करता है हालांकि। ठीक है, तो मैंने बस ये लिखा कि आई पे दिस पर्सन दिस अमाउंट और साइन कर दी। तो मतलब मैं बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि भैया तुम मेरे अकाउंट से पैसा निकालो और इसको दे दो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम चेक। ठीक है, एक होता है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट जनरली तुम कॉलेज में फीस वगैरह भरने जाते हो तो वो चेक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि चेक में बेसिकली पैसा एक्चुअली कट नहीं रहा है अकाउंट से। ठीक है, चेक पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है। मान लो कि मैं तुमको 1 लाख का चेक दे दूं और मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो तुम्हें तो 1 लाख रुपए कभी नहीं मिलेंगे तुम्हारे, पर वो हालांकि डेफिनेटली चेक बाउंस होता तो मुझे उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी कि मैंने मेरे खुद के अकाउंट में 20,000 रुपए, तो मैंने तुमको 1 लाख का चेक दे कैसे दिया? ठीक है, तो उसके बदले मुझसे बैंक जो है वो पेनल्टी चार्ज करेगी, फाइन चार्ज करेगी, पर तुम्हें तो पैसा नहीं मिला ना। मतलब मान लो कि मैं तुमसे बदले कुछ चीज ले रहा हूं, तो मुझे तुम्हें अगर चेक दूं तो चेक तुम एक तरीके से एक श्योरिटी के, मतलब उसमें प्रॉपर तुम श्योर नहीं हो। ठीक है, वैसे तो सब लोग चेक में ट्रांजैक्शन करते हैं, पर क्या होता है कि भले मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हो तो भी मैं तुमको चेक दे सकता हूं। आज अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए तो मैं तुमको 10 करोड़ का भी चेक दे सकता हूं। ठीक है, पर पैसे तो तुमको मिलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास में है ही नहीं, बैंक काटेगा कहां से पैसे? ठीक है, तो इसलिए डिमांड ड्राफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट एक, जैसे चेक एक पेपर है वैसे डिमांड ड्राफ्ट भी एक पेपर ही होता है, पर डिमांड ड्राफ्ट जो पेपर होता है वो एक्चुअली उतनी वैल्यू होल्ड करता है, वो बिल्कुल नोट की तरह होता है। नोट की तरह होता है कि मैंने अगर डिमांड ड्राफ्ट किसी को दे दिया, मतलब कि मैंने फॉर श्योर उसको उतने पैसे दे दिए। इसलिए जैसे कि जब कॉलेज की फीस होती है, कई स्कूलों की फीस होती है, तो वो डिमांड ड्राफ्ट में लेते हैं, क्योंकि चेक का तो कोई भरोसा नहीं है। तुम 10 लाख का चेक निकाल के चले जाओ और भाग जाओ, तो हम क्या करते रहेंगे? ठीक है, तो इसलिए डिमांड ड्राफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है कि जैसे मैंने 1 लाख की डीडी बनवाई, तो 1 लाख ऑलरेडी मेरे अकाउंट से डिडक्ट होकर उस पेपर के फॉर्म में मुझे मिल चुके हैं। अब वो पेपर मैं किसी को भी दूं तो उसके पास में 1 लाख फॉर श्योर आ गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे अकाउंट से कट चुका है। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ी श्योरिटी वाली चीज होती है। वर्किंग ऑफ बैंक्स, भैया बैंक्स काम कैसे करते हैं? अब बैंक्स कैसे पैसा बना रहे हैं? मतलब हमारा पैसा वो रखते हैं, उसके बाद हमको इंटरेस्ट भी देते हैं, तो बैंक कहां से पैसा बना रहा है? तो बैंक्स ऐसे पैसे बनाता है कि बैंक्स हमारे पास, हम जो कैश डिपॉजिट करते हैं उसका बहुत कम अमाउंट वो कैश में रखता है, एक्चुअल कैश में जो तुम विड्रॉ कर सकते हो। बाकी जो बहुत सारा अमाउंट है, जो हजारों करोड़ों का अमाउंट होता है, उसको वो और लोन देने में लगाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे हम बैंक, जैसे अभी जैसे तुम लोगों को थोड़ा सा टीज कर देता हूँ कि मैं कार प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, तो तुमको इंस्टाग्राम पे अपडेट्स मिल जाएंगे, तो उसके लिए मैंने बैंक में लोन की एप्लीकेशन दी है, तो मुझे बैंक लोन देगा उतना। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पैसे नहीं दूंगा, तो बैंक मुझे लोन देगा और उसके बदले में मैं बैंक को इंटरेस्ट पे करूंगा। तो जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा ना वो बहुत हाई होगा, जैसे कि 7% या 8% होगा। ठीक है, पर जो बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है वो सिर्फ 3-4% दे रहा है। तो यहां जो 4% का जो गैप बन रहा है ना, इस में बैंक पैसा कमा रहा है। ठीक है, लेट्स से कि मैंने 1 लाख रुपए जमा किए बैंक के अंदर। हाँ, एक थियोरेटिकल सिनेरियो लेते हैं कि एक बैंक है, उसमें मैंने 1 लाख रुपए डाले, 1 लाख रुपए मैंने उसमें डाल दिया। अब 1 लाख के बदले बैंक मुझे कितने पैसे दे रहा है? 4,000 रुपए दे रहा है साल, 4% इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, पर मान लो कि इसी, अब मैंने 1 लाख रुपए बैंक में जमा तो कर दिया, तो बैंक ने क्या किया? बैंक ने क्या किया कि इस 1 लाख रुपए को किसी और को दे दिया। ठीक है, मान लो गट्टू को दे दिया। अब गट्टू से बैंक ने कितना 8% इंटरेस्ट चार्ज किया, 8% इंटरेस्ट चार्ज किया। तो गट्टू से बैंक कितना ले रहा है हर साल? 8,000 रुपए। ठीक है, और मुझे बैंक कितना दे रहा है हर साल? 4,000 रुपए। तो ये जो बचा हुआ 4,000 है, भाई गट्टू से उसने कितना कमाया? 8,000, और मुझे कितना दिया? 4,000। तो इसने टोटल 8,000 माइनस 4,000 यानी कि 4,000 रुपए बचा है ना, तो ये बैंक का मुनाफा है, ये बैंक का प्रॉफिट है। ऐसे ही बैंक प्रॉफिट कमाता है। जब वो लोन देता है तो वो हैवी इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जब वो सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा होता है तो कम इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, मतलब कम इंटरेस्ट देता है, चार्ज थोड़ी करता है। ठीक है, तो मेजर पार्ट ऑफ इट इज गिवन टू द लोन, फिर हायर इंटरेस्ट रेट्स आर चार्ज, और बैंक अर्न्स फ्रॉम द डिफरेंस इन इंटरेस्ट। डिफरेंस इन इंटरेस्ट मतलब मुझे जो इंटरेस्ट दे रहा है और जो उसको कोई इंटरेस्ट दे रहा है, उस डिफरेंस में बैंक जो है पैसा कमाता है। ठीक है, एक होता है क्रेडिट लोन, मतलब कि लोन दे देता है। इट इज द एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ समझते हैं। लोन तो ऑब्वियसली बात है। अब जो लोन है वो बहुत सही चीज़ है और बहुत बुरी चीज़ भी है। कई लोग लोन लेके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर लेते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने लोन लिया कुछ अपना नया बिजनेस सेटअप करने के लिए, बिजनेस चल पड़ा तो मैं तो बहुत अच्छा होगा, बैंक भी अच्छा होगा क्योंकि मैंने बैंक को भी पैसे टाइम पे दे दिया। तो एक होता है पॉजिटिव कि भाई मैंने लोन को सही टाइम पे रीपे कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है, जैसे कि अभी कहानी है, इस कहानी में ये रखा है कि यार सलीम जो है उसको पास में बहुत सारे जूतों का ऑर्डर
ऑर्डर आया तो उसने क्या किया कि कहीं से एडवांस ले लिया, कहीं से कुछ उधार ले लिया, और वो ऑर्डर पूरा, अब क्योंकि 3000 जूते बनाना हलवा तो है नहीं, उसके लिए उसको डेफिनेटली लोग हायर करने पड़ेंगे, मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया कि उसने कहीं से पैसा उधार लिया, उसने 3000 जूते बनाए और फिर जो बेचा तब उसको मुनाफा हो गया। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। पर एक नेगेटिव चीज़ भी होती है कि कोई व्यक्ति जो है वो रीपे नहीं कर पाता। लेट से कि स्वप्ना है, तो स्वप्ना ने कही कहानी तुम रीड कर सकते हो। तो बेसिकली कहानी क्या है कि स्वप्ना ने लोन लिया है ना किसी से। अब स्वप्ना ने सोचा कि स्वप्ना को क्या करना था कि कल्टीवेट करना था, मतलब पूरी जो उसका जो वो उगाना था, मतलब वो पूरी की पूरी फसल उगानी थी। तो उसने लोन लिया, जितनी भी जरूरत की चीज़ें थी वो सब खरीदने के लिए, बीज हो गए या फिर जो भी इरिगेशन वगैरह की चीज़ सामान था वो सब लेने के लिए। पर दिक्कत ये हुई कि कीड़े मकोड़े, मतलब कीड़े लग गए उस प्रोडक्शन में, उस हार्वेस्ट में, मतलब वो जो उसने जो पूरा प्लांट किया था उसमें, या फिर मान लो बारिश आ गई, कुछ भी होगा तो क्रॉप फेलियर होगा। अब क्रॉप फेलियर हुआ तो उसने जो सोचा था कि मैं बेच के मुनाफा कमा लूंगी और लोन भी रिपे कर पाऊंगी, तो वो तो पूरा का पूरा खत्म हो गया है ना, वो तो पूरा का पूरा जीरो पे आ गया, क्योंकि मेरी तो फसल उगी ही नहीं। तो अब मैं क्या करूं? तो उस केस में ये लोन जो है बहुत नेगेटिव चीज प्ले करता है, क्योंकि हम बैंक को या जिससे भी हमने लोन लिया उसको रीपे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमारा भी नुकसान है और उसका भी नुकसान है, ठीक है। एक होता है डेट ट्रैप, डेब्ट नहीं होता, इसको हम डेट बोलते हैं, डेट ऐसा प्रोनाउंस करते हैं उसको, DET, बी साइलेंट यहाँ पे, डेट ट्रैप। तो डेट ट्रैप क्या होता है? ट्रैप क्या होता है? ट्रैप मतलब पिंजरा। डेट ट्रैप मतलब कि डेट मतलब होता है एक तरह का लोन, डेट का मतलब होता है लोन, तो लोन का पिंजरा। बेसिकली क्या होता है कि डेट ट्रैप बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज है। मतलब हमने किसी से लोन लिया और हम उसको नहीं चुका पाए, तो उसका लोन चुकाने के लिए हम किसी और से लोन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका लोन चुका के किसी और से लोन लिया और इसका लोन चुका दिया। अब मैंने जिससे लोन लिया उसका भी चुकाना है, तो उसका भी मैं नहीं चुका पाऊंगा, तो मुझे किसी और से लोन लेना, मतलब कि मैं एक दूसरे का लोन चुकाने के लिए किसी और से लोन लेता ही जा रहा हूं। तो ये डेट ट्रैप जो है लोगों का जिंदगी भर चलता रहता है। कई सारे लोग जीवन भर मतलब डेट ट्रैप में ही जीते रहते हैं कि मैंने किसी से लोन लिया, उसको चुकाने के लिए मुझे किसी और से लोन लेना, किसी और से लोन लेना। तो ये बहुत गंदी चीज है, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। इस चीज को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अब देखते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट कि भाई जो लोन देते हैं इसको किस टर्म्स में देते हैं, ठीक है। मतलब कि जब हम लोन लेते हैं बैंक से, किसी भी जगह से, किसी भी पर्सनली हम किसी से लोन लेते हैं, तो किन किन चीज, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उसमें। एक होता है इंटरेस्ट रेट कि भैया आप इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करोगे हमसे। एक होता है कोलेटरल बताऊंगा तुमको क्या होता है। एक होता है डॉक्यूमेंटेशन और एक होता है मोड ऑफ रीपेमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कोलेटरल। कोलेटरल क्या होता है? सिक्योरिटी होती है एक तरीके की। कोलेटरल मतलब सिक्योरिटी, जैसे कि मान लो कि बैंक जो है, अब बैंक हर किसी को, मान लो कि मैं बैंक के पास चले जाऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, मेरी कोई नौकरी है, कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे सोच रहा हूं यार कि एक काम करते बढ़िया से फैक्ट्री डालते हैं और उस फैक्ट्री के अंदर बढ़िया कपड़े बनाएंगे, उसके लिए 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो बैंक के पास जाऊंगा, भाई 10 करोड़ रुपए दे दो। बैंक बोलेगा कि कोलेटरल क्या है? कोलेटरल मतलब सिक्योरिटी क्या है? मतलब कुछ सिक्योरिटी दो, तुम्हारे पास में इतनी जमीन जायदाद है या फिर तुम्हारे पास में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चीजें, घर है तुम्हारा, तो दो बताओ हमको। क्योंकि मान लो कि अगर तुम लोन रीपे नहीं कर पाए 10 करोड़ का, तो हमें वो 10 करोड़ वसूल तो करने पड़ेंगे कहीं से, है ना। तो मैं बोल दूं यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो बैंक भगा देगा मुझे, ठीक है, कि तेरे पास कुछ है नहीं और तो 10 करोड़ मांगना है, सीधा कहां से दे दो 10 करोड़, ठीक है। 10 रुपए है तेरे पास में, ठीक है, तो ऐसे करके बैंक मुझे भगा देगा। तो कोलेटरल क्या होता है? इट इज एन एसेट दैट द बोरर ओन्स, जैसे कि बोरर मतलब कि जो लेने वाला है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, गाड़ी हो गई, लाइफ स्टॉक्स हो गए, डिपॉजिट हो गए बैंक में, जो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, और मैं एक गारंटी देता हूं लैंडर, मतलब जो मुझे लैंड कर रहा है, अंटिल द लोन इज रिपेड, मतलब जब तक मैं लोन को रिपे नहीं करता हूं तब तक ये चीज की मैं गारंटी देता हूं कि मैं लोन रिपे कर दूंगा। अगर बाय चांस मैं लोन रिपे नहीं कर पाऊं तो तुम ये मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो मेरा घर है या फिर जो मेरी जमीन जायदाद है, इन सबको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। तो ये होती कोलेटरल या सिक्योरिटी, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मतलब कि जैसे फॉर्मल सेक्टर मतलब हमारे जो बैंक्स हो गए, ठीक है, वो सारी चीजें जो RBI के अंडर आती है, जैसे बैंक्स हो गए, प्राइवेट और पब्लिक दोनों, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट बैंक्स हो गए, वो सब फॉर्मल सेक्टर में आता है। तो फॉर्मल सेक्टर जो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, जैसे कि 8 से 12% इंटरेस्ट। जैसे मैं जो कार की प्लानिंग कर रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं मुझे 7 से 7.5% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये कम रहता है इंटरेस्ट रेट। अगर हम किसी लेट से कि किसी ऐसे व्यक्ति से लोन लेते हैं, जैसे कई बार क्या होता है गाँव में जो जमींदार होते हैं, जो लोन दे रहे होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, तो वो काफी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, 20% 30% रेट चार्ज करते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भैया अगर वो इतना रेट चार्ज करते हो तो फिर लोग डायरेक्टली बैंक से आके क्यों नहीं ले लेते लोन, तो मैं तुमको आगे चल के बताता हूं, ठीक है। दूसरा अगला है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन होता है डॉक्यूमेंट, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरी आईडी प्रूफ, मेरा पैन कार्ड, मेरा जो सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरी सैलरी स्लिप की भाई एक्चुअली मेरी सैलरी कितनी आती है, या फिर मेरा जो बिजनेस है उसका इनकम टैक्स रिटर्न कितना है, इनकम ITR, बेसिकली ITR क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न होता है। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब कि मैंने पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल कब से होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। जैसे हमारा नॉर्मल क्या होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, वैसे ही जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है एक, जैसे कि अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, कौन सा चल रहा है? 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का। तो अभी 31 मार्च 2022 जब आएगी तो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, तो हम लास्ट मंथ में है फाइनेंशियल ईयर के, ठीक है। तो
इनकम टैक्स, मैं तुमको ये सारी चीजें ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जरूरी है, तुमको पता नहीं होता है पर तुमको पता होना चाहिए। ये बुक से बाहर भी ये बहुत कॉमन चीज है, तुमको पता होनी चाहिए, पता होने से बहुत फायदा होता है आगे चल के। तो इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली वो होता है कि मैंने पिछले साल में, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है वो, कि मैंने लेट से कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा, कितनी इनकम की है, कितने खर्चे किए हैं, और मेरे टोटल इनकम, मतलब एट द एंड मेरी इनकम कितनी हुई। तो वो इनकम के ऊपर मुझे टैक्स भरना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो इनकम कैलकुलेट होती है और उसी बेसिस पे फिर मेरी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी बनती है। मैं किसी बैंक के पास जाऊंगा तो मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके नहीं जाऊंगा कि देखो मेरे पास में इतना सारा पैसा है, मैं इनकम टैक्स रिटर्न लेके जाऊंगा कि भैया ये देखो मेरा इनकम टैक्स रिटर्न है लास्ट ईयर का, गवर्नमेंट अप्रूव, तो सरकार को भी बता रखा है मैंने कि इतना इतना पैसा कमाया है मैंने, ठीक है। तो इसके बदले तुम मुझे लोन दे सकते हो, वो सारी चीज होती है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन हो गया, पेपर, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारी डिटेल्स हो गए। फिर एक होता है मोड ऑफ रीपेमेंट, कि इसको रीपे कैसे करना है, तो इसको वीकली करना है, मंथली करना है, कैश में करना है, चेक में करना है, कैसे करना है, तो ये सब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्रीमेंट हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स क्या होता है? कोऑपरेटिव्स बेसिकली स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कि लोगों खुद से बनाते हैं, ठीक है। जैसे अमूल एक कोऑपरेटिव है, हालांकि वो बहुत बड़ी बन चुकी है, पर ऐसे स्मॉल स्केल कोऑपरेटिव्स होती है, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ जो कोऑपरेटिव्स के मेंबर्स होते हैं ना, वो कुछ कुछ पैसा डाल देते हैं उसके अंदर, ठीक है। और फिर जब भी किसी को जरूरत पड़ती है तो किसी को, जैसे मान लो कि 10 लोग हैं, 10 लोगों ने पैसा डाल दिया और 10 लोगों ने मान लो 1000 रुपए डाल दिया, तो टोटल 10,000 रुपए इकट्ठे हो गए। अब मान लो कि किसी को लोन की जरूरत है 3-4 हजार रुपए की, तो हम ये सब मिलकर अपने एग्रीमेंट के हिसाब से उस एक व्यक्ति को 4,000 का लोन दे देते हैं और उससे कुछ कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से जो कोऑपरेटिव है वो भी पैसा कमाने लग जाता है धीरे धीरे, ठीक है। और कोऑपरेटिव जो है वो फर्दर बैंक से भी लोन ले सकता है कि हमारे बंदों को लोन लेने के लिए हम तुमसे लोन ले रहे हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के कोऑपरेटिव्स होते हैं, जैसे कि अब देखो कई सारे कोऑपरेटिव जो संगठन होते हैं वो कई सारे, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स का होता है, जैसे किसी कंपनी के अंदर ही कुछ वर्कर्स ने मिलकर एक कोऑपरेटिव बना लिया अपना। जैसे मान लो कोई स्टील की कंपनी है, स्टील की फैक्ट्री है, तो उसके अंदर मान लो जितने भी मजदूर है उन सब ने मिलकर एक कोऑपरेटिव बना लिया, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास में डिफरेंशिएशन होगा, एक फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। मतलब कि जो फॉर्मल जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, जो आरबीआई कंट्रोल है, वो जब लोन देते हैं तो उनकी क्या प्रोसेस रहती है, और इनफॉर्मल मतलब कि जो जमींदार हो गए या फिर जो ऐसे लोकल लोग हो गए या फिर चित परिचित में हमारे दोस्तों को हमने लोन दे दिया, तो उसका क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। ये क्या इंक्लूड्स मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉइज, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। बैंक्स रिक्वायर कोलेटरल एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। और यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादा हमको देखो बेसिकली लोन हम कोई भी जैसे गांव का व्यक्ति है, ठीक है, उसको अगर खेती करनी है तो बैंक से वो लोन लेना चाहता है पर उसको लोन नहीं मिल पाता है। बैंक से लोन लेने के काफी सारे फायदे हैं कि भाई बैंक ज्यादती नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। बैंक जो है वो कंट्रोल्ड होता है, बैंक लोन पे ऊपर इंटरेस्ट रेट भी कम चार्ज करता है, बैंक में सब कुछ लीगल होता है, ठीक है। पर लोग जो है छोटे जमींदार, जो छोटे वो होते हैं, किसान होते हैं, वो बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उनके पास में कुछ प्रूफ नहीं होता। वही जो हमने कोलेटरल देखा ना, वो उनके पास में होता ही नहीं है, उनके पास में दिखाने के लिए कुछ है नहीं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, मनी लेंडर से उनको मजबूरन मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता है। और मनी लेंडर्स क्या करते हैं, लोन दे देते हैं और उसके बदले में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि बैंक तो तुमको लोन दे ही नहीं रहा है, और लोन देना तो सिर्फ मैं ही हूं, तो मैं अपनी मन मर्जी का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, 20%, 30%, 40%, जितनी मेरी इच्छा होगी उतना चार्ज करूंगा, ठीक है। और जब वो लोन नहीं दे पाता है तो मनी लेंडर्स फिर गंदी प्रैक्टिसेस अपनाते हैं। कई बार तुमने देखा होगा कि यार मारपीट हो जाती है, लोगों को मार ही डालते हैं कि भाई पैसा नहीं चुका तुमने। और खानदानी लोन भी होता है कई बार कि भाई लोगों के पिताजी का, उनके दादाजी का ही लोन चलता आ रहा है। तो जैसे कि मान लो कि किसी के दादाजी ने लोन ले रखा है और वो नहीं चुका पाए, तो उनके बाद में उनका बेटा भी उसी व्यक्ति का लोन चुका रहा है, उनका बेटा भी इसी व्यक्ति का लोन चुका रहा है। तो ऐसे तो पूरी की पूरी जो पीढ़ियां हैं वो सब लोन चुकाने में निकल गई। तो ये बहुत गंदी, ऐसा बैंक में नहीं होता है, ठीक है। पर चूंकि ऑप्शन नहीं होता इसलिए करना ही पड़ता है। हालांकि आजकल गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत सारी आ रही है, बैंक्स की स्कीम्स बहुत सारी आ रही है कि फार्मर्स की हेल्प हो, इसलिए हम उनको लोन दे दे डायरेक्टली बिना किसी कोलेटरल के, ठीक है, एक सपोर्ट दे। तो वो सारी चीजें हो रही है, पर उसमें काफी टाइम लगेगा इंप्लीमेंट होने में। देयर ओनली मोटिव इज टू एक्सट्रैक्ट एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल, ठीक है। और बाकी फॉर्मल सेक्टर में एक तरीके से एक सोशल वेलफेयर का भी ऑब्जेक्टिव होता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर फेयर एंड रीजनेबल, मतलब कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट जिस टर्म्स मतलब जिन बातों पे हमारा एग्रीमेंट हुआ है वो रीजनेबल होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वेरी टफ एंड समटाइम्स इवन अनरीजनेबल, मतलब कि इसमें जो टर्म्स है वो बहुत टफ है कि तुझे 3 दिन में पैसा निकालना, जैसे होता है ना पिक्चर में होता है कि 3 दिन में पैसा नहीं दिया तो पकड़ के ले जाऊंगा, 3-4 दिन में पैसा नहीं दिया तो बहुत मारूंगा। तो वो चीज बहुत ही अनएक्सेप्टेबल होती है। बैंक्स में ऐसा नहीं होता, बैंक वाले मारने नहीं आएंगे तुमको कभी, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजर्स, और यहाँ पर बैंक्स डू नॉट सुपरवाइज, यहाँ पर कोई सुपरविजन नहीं होता है। पर पुअर पीपल फिर भी इनफॉर्मल क्रेडिट इसलिए लेते हैं क्योंकि मैंने तुमको बताया कि बैंक्स कई रूरल एरियाज के अंदर बैंक्स होते ही नहीं। भाई बहुत छोटा सा गांव में तो वहाँ पर बैंक होता ही नहीं। तुमको क्या लगता है कि ये सब एटीएम गांव में भी होता है? तुम्हारे शहर में होते तुम बहुत लकी हो, गांव में नहीं होती ये सारी चीजें, ठीक है। कई बार प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। भाई बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड ही नहीं बने हुए आज तक, ठीक है, कोई आईडी प्रूफ ही नहीं है, लोगों की एज ही पक्की नहीं है कि तुम्हारी एज क्या होगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अच्छा अब ये प्रॉब्लम तो थी, तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस हुई जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs। तो बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है
ये जनरली क्या होता है, बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है और जनरली महिलाओं का होता है, विमेन का होता है। तो गांव की कुछ फीमेल्स विमेन क्या करते हैं कि एक छोटा सा ग्रुप बना लेती हैं, उसके अंदर जैसे सेम टू सेम जैसे कोऑपरेटिव काम करता है ना वैसा काम करती है, पर एक काफी छोटे स्केल के ऊपर काम करती है, ठीक है। और जो कोऑपरेटिव थोड़ी बड़ी स्केल पे काम करता है, तो इससे कंपेरेटिवली बड़ी स्केल होती है। और ये तो बहुत ही छोटी, मतलब बहुत ही गरीब, जो मतलब बहुत ही लो इनकम वाली जगह होती है, वहां पर ये काम करती है। अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप है 15 to 20 मेंबर्स यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, जो रेगुलरली मिल पाते हैं, जैसे आसपास के आस पड़ोस की लोगों ने मिलकर बना लिया। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? इसके एडवांटेज होती है कि इट हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल, ठीक है। तो लैक ऑफ कोलेटरल, अगर कोलेटरल नहीं भी है तुम्हारे पास में, तो भी एक भरोसे के तौर पे तुमको लोन मिल जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि टाइमली लोन मिल जाता है और रीजनेबल इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि छोटा ग्रुप है और लोग जो है वो साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे चीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पीपल। तो जो रूरल पुअर, तो जो गांव के गरीब लोग होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। रेगुलर मीटिंग से एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि रोज डिस्कस कर पाते हैं सोशल इश्यूज पे, हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन भी होता है और इससे लोग जागरूक भी होते हैं। तो ऐसा क्या होता है, ऐसे जनरली ऐसे मान लो कि इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है कि लेट्स से कि 10 महिलाओं ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। अब आगे 2-3 और महिलाओं ने देखा, इनको देखा क्या, 10 महिलाओं ने तो मिलकर ग्रुप बना लिया, तो कुछ अच्छा कर रहे हैं, इनको लोन की भी पूरी हो जाती है और इनको बहुत सारा ज्ञान भी मिल रहा है, तो ये 2-3 भी यहाँ पर ऐड होगा। तो ऐसे करके वर्ड ऑफ माउथ से काफी सारे ग्रुप ऐड होता है, इसके कारण सबको एक स्ट्रेंथ भी मिलती है, एक ग्रुप स्ट्रेंथ मिलती है। तो जो एक महिला अकेली पड़ जाती थी कि उसके पास में मतलब ऐसा मान लो कि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वो किसको बोलने जाए, ठीक है। तो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या होता है कि उसके पास में एक स्ट्रेंथ रहती है कि हाँ, उसके पास में एक सहारा रहता है कि मेरे पास में एक ग्रुप है, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो फाइनेंशियली भी मुझे हेल्प करेगा ये, बाकी सोशल इश्यूज, हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब चीजों में मुझे हेल्प मिलेगी और मैं भी किसी की हेल्प कर सकती। इट हेल्प्स वन टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बस डिफरेंस ये है कि दोनों में सेव मनी मतलब पैसा बचाते हैं और बैंक से लोन मिल जाता है। पर डिफरेंस ये है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो यूजुअली ऑफ पुअर पीपल होता है, जो रूरल एरिया से मिलता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है वो अर्बन एरिया से मिलती है, जैसे कि वर्कर्स, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव, इन सब जगहों में मिलते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप जनरली गांव में मिलता है। तो दैट बीइंग सेड, हमारा जो मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है, पैसे का जो चैप्टर, मैंने सोचा था कि इसको बहुत छोटा रखूंगा, मतलब ये आधे घंटे में आराम से कंप्लीट करा देता मैं, उससे भी कम में। पर मैंने तुमको थोड़ी इधर उधर की बातें बताई थी, इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बताया, पैसे के बारे में बताया, मनी एंड क्रेडिट के बारे में बताया, थोड़ा लोन्स के बारे में बताया, बैंक के बारे में बताया, क्योंकि ये सारी जानकारी तुम्हारे पास में होनी चाहिए। और मैं एज तुम्हारा प्रणय भैया, क्योंकि अब तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं तुमको इधर उधर का थोड़ा बहुत ज्ञान वापस देता रहूंगा, बट मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं तुमको इस किताब के ऊपर भी चीजें बताऊं, क्योंकि ये तुमको ऑनेस्टली इस एग्जाम के बाद काम नहीं आने वाली है किताब, पर जो नॉलेज तुमको मिलने वाला है, जो नॉलेज जो मैंने गैदर किया पिछले कुछ सालों में, चाहता हूं कि तुम लोगों को मिले, ताकि तुमको वो सारी परेशानियां फेस ना करनी पड़े जो मैंने की है या किसी और ने की। तो दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस लेक्चर। मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 1,75,000 सब्सक्राइब का टारगेट हमको फटाफट फिनिश करना, और साथ मुझे बताओ वैसे कि तुमको कैसा लगा ये सरप्राइज की तुम्हारे प्रणय भैया हैं अब जो तुमको वापस से सोशल पढ़ा रहे होंगे, तो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को लाइक भी कर दो, इस वीडियो का लाइक टारगेट बहुत तगड़ा रखता है। और दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।